जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मार्गदर्शन साइंस क्लास में स्वागत है। हम जा रहे हैं एक नए सेशन शुरू करने। भूगोल है। भूगोल का जो इसका पहला चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग, पहली इकाई है। देखिए यह जो है रिवीजन बैच के तौर पर है। इसमें VVI जो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होंगे उसको उनको हम देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बात आती है सबसे पहले संसाधन की। कहता है कि मानव जीवन में उपयोग होने वाली सभी चीज़ें, देखिए तो मानव जो चीज़ यूज कर रहा है वो सारा के सारा चीज़ जो है संसाधन के रूप में आता है, जैसे कि जल, पेड़ पौधा, जंगल इत्यादि। अब बात किया जाए कि संसाधन के प्रकार, तो संसाधन को प्राकृतिक रूप से और मानवीय रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। प्राकृतिक रूप से जो ईश्वर के द्वारा प्राकृतिक बनाया है उसको हम कहते हैं मानव। मानवीय संसाधन में व्यक्तिगत जो मानव है वह, या सार्वजनिक रूप से मानव है वह, या राष्ट्रीय रूप से मानव है वह, या अंतर्राष्ट्रीय रूप से मानव, इसको हम अब अलग अलग टाइप में बांट सकते हैं। वही बात करता है कि अभी नवीकरणीय के बात करता है और फिर अनवीकरणीय। प्राकृतिक जो होती है वह नवीकरणीय और अनवीकरणीय होती है। बात किया जाए कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है कि नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिसका उपयोग हम बार बार किया जा सके लंबा समय के लिए। इससे जो है सतत चलती है। एक होता है जैव और सतत। बात करता है कि जय सतत का अर्थ है कि जैसे पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा इत्यादि, यह सब सतत है, तो इसको हम नवीकरणीय ऊर्जा में रखें। उसी प्रकार जैव जो है बायो है। जैव वाला में बात की जाए तो प्राकृतिक है, प्राकृतिक वनस्पतियां है, वन जीव है, ये सब जो है नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अब बात की जाए कि अनवीकरणीय संसाधन क्या है, तो अनवीकरणीय वैसे संसाधन जिसका उपयोग हम देखिए एक बार कर सकते हैं। अब जैसे कि बात करिए तो देखिए तो अनवीकरणीय संसाधन में को दो भागों में बांटते हैं, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। अनवीकरण पुनः चक्रीय जैसे कि धातु एक बार उपयोग करके फिर दोबारा इसका रीयूज किया जा सकता है, चक्रीय है ना। अब बात करता है कि अचक्रीय में बात किया जीवाश्म ईंधन, अगर एक बार पेट्रोल जल गया तो दोबारा उसका यूज नहीं किया जा सकता। ये कन्फर्म है कि दोबारा उसका यूज नहीं होगा तो नहीं होगा। अब आखिरकार बात आती है कि जो मानवीय संसाधन है उसको अब किस रूप में बांटे हैं, तो हम अभी अभी देख के आ रहे हैं कि मानवीय जो संसाधन है उसको हम व्यक्तिगत रूप से, मतलब कि मानव खुद स्वयं बात करता है। फिर वह सार्वजनिक रूप से कहता है, पर्सनल हो सकता है या सार्वजनिक रूप से, या राष्ट्रीय स्तर मतलब कि देश के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पता है स्वामित्व के आधार पर हम बांटते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कहता है कि तट से 200 किलोमीटर के क्षेत्र तक आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है। कहता है कि अगर तट से, जैसे कि मान के चलिए भारत का ही नक्शा है, तो यहाँ से जो 200 किलोमीटर जो तट होगा ना, वहाँ तक उसको अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है। इसको आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं ना। अंतर्राष्ट्रीय की बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय की अगर बात किया जाए तो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय में जो है आपका जो है तट से 200 किलोमीटर की क्षेत्र की दूरी के आगे का संसाधन की बात करेगा। जो 200 किलोमीटर की दूरी है, जैसे कि अभी हम देखे हैं कि जो ये आपका जो, एक सेकेंड पहले इसको साफ देखिए। अंतर्राष्ट्रीय की अगर बात किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय में कहता है कि देखिए जिस प्रकार से भारत का नीचे वाला भाग है तो यहाँ से 200 किलोमीटर तो बात किए तो हम तो वो आर्थिक है, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। और इसके बाद वाला जो भाग होता है उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र कहते हैं। उसके आगे का जितना संसाधन होगा वह अंतर्राष्ट्रीय होगा ना। अब बात आती है कि संसाधन का नियोजन, तो ये सवाल आपको बार बार पूछता है एग्जाम में कि संसाधन का नियोजन, तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग है, उपयोग संसाधन नियोजन कहलाता है। अगर विवेकपूर्ण रूप से उपयोग करिएगा तो उसका है उपयोग ही संसाधन का नियोजन कहलाता है। सतत विकास के लिए संसाधनों का जो है संरक्षण आवश्यक है। कहने का अर्थ है कि अगर लंबा समय तक इसको यूज करना है तो इसको बचाना आपके लिए जीवन में एकदम बेहतर है, बेहद जरूरत की है। बात करता है सतत विकास। कहता है कि भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर वर्तमान संसाधनों का उपयोग करना जिससे पर्यावरणीय प्रदूषण ना हो, सतत विकास कहलाता है। कहता है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी ध्यान में रखना है और तब संसाधन का यूज करेंगे कि एकदम कम से कम यूज करें
और जिससे बचेगा संसाधन तो आने वाली पीढ़ी इस संसाधन का यूज करेगी। बात करता था पर्यावरण दिवस। तो बात करता है कि वह सवाल कितना बार पूछा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना। क्यों मनाया जाता है? तो कह रहा है संसाधन संरक्षण की दृष्टि से पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आगे बात करता है कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। देखिए अभी हम लोग चार्ट में देखिए, अब इसका डिफिनीशन पूर्ण रूप से देख लेते हैं। कहता है कि वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्ति किया जा सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा इत्यादि। वही बात करता है कि अनवीकरणीय संसाधन एक बार समाप्त होने के बाद उन्हें पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि। बात करता है विकास के आधार पर संसाधन। तो विकास के आधार पर संसाधन होता है संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडारित संसाधन और संचित कोष। कहता है कि भविष्य में उपयोग होने वाले संसाधन को संभावी संसाधन कहते हैं। विकसित संसाधन कहता है कि उपलब्ध तकनीक से उपयोग करने लायक संसाधन को हम विकसित संसाधन कहते हैं। उसी प्रकार से भंडार का, तो उपयुक्त तकनीक के अभाव में वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है ना। करा कि भंडारित है लेकिन हमारे जैसे मान के चलते हैं हमारे यहाँ थोड़ियम बहुत भारत में कहा जाता है कि भारत का जो केरल का तट है उस साइड जो है बहुत सारा जो है थोड़ियम का भंडार पाया गया, लेकिन उसका यूज हम आज उसका मतलब कि हमारे यहाँ भंडारित है लेकिन उसका तकनीक का अभाव के कारण उसका यूज नहीं कर पाते हैं, तो उसको हम भंडारित संसाधन के तहत रखेंगे। उसी प्रकार के संचित भंडार संसाधन जो होता है वह संचित संसाधन के, इसका भंडार संसाधन का संचित रूप होता है संचित कोष ना। आगे बात करता है कि प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में सबसे पहले बात होती है मृदा की। तो मृदा देखिए मृदा क्या है, कहता है पृथ्वी की ऊपरी पतली असंगठित परत जिसमें पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होते हैं, मृदा कहलाता है। बात किया जाए कि मृदा निर्माण के कारक, तो कहता है कि उच्चावच है, चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण, समय, ये सब मृदा निर्माण के कारक है। उच्चावच है, चट्टान है, जलवायु है, वनस्पति है, जैव पदार्थ है और खनिज कण और समय। देखिए ये सब आपको एग्जाम में एकदम पूछेगा। हम क्विक रिवीजन करा रहे हैं, आपको मन है तो कहिएगा। तो इस जो है चैप्टर का हम शायद सभी चैप्टर का जो है जितना हम अभी कराएंगे यूट्यूब पर सेशन उस सब का जो है PDF डाल दिया करें। आप एक बार निकाल के पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत फायदेमंद होगा। आगे बात करता है कि मृदा के प्रकार। मृदा के जलोढ़ होता है, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटराइट मृदा और मरुस्थलीय मृदा की बात करता है। जलोढ़ मृदा नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबे के निक्षेप से बनी मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। प्रमुख रूप से गन्ना, चावल, गेहूं इत्यादि। आगे कहता है काली मृदा। इस मिट्टी का निर्माण दक्कन पठारी क्षेत्र में बेसाल चट्टानों से विघटन से हुआ है। काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा। कहता है जो काली मृदा होता है इसका दक्कन का जो पठारी क्षेत्र है प्रदेश है जो बेसाल चट्टान के विघटन से बना है उसी का यह भाग काली मृदा कहलाती है। इसमें कपास और गन्ना मुख्य रूप से होते हैं। इसको रेगूर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करता है कि पीली एवं लाल मृदा, लाल एवं पीली मृदा। इस मृदा का निर्माण आग्नेय चट्टान तथा कम वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। आग्नेय चट्टान के द्वारा और कम वर्षा वाले क्षेत्र में। अब कहता है कि लेटराइट मृदा का उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। इसमें काजू और चाय और कहवा, तो काजू विशेषकर केरल में होता है। लेटराइट मृदा के अंतर्गत यहाँ पर उच्च तापमान होता है और अत्यधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है। कहवा होता है, चाय होता है इत्यादि यहाँ पर मुख्य फसलें हैं। बात किया जाए कि मरुस्थलीय मृदा। इस मृदा का विकास लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस, बलुई मिट्टी वाले क्षेत्र से होता है। इसका विस्तार राजस्थान, पश्चिम हरियाणा, उत्तरी गुजरात इत्यादि में है। अब का भूमि का उपयोग, कहता है कि कृषि में लगी भूमि जो है 48.83% है।
और अकृषि और बंजर भूमि जो है 24.80% है। वन क्षेत्र जो है 23.54% है। चारागाह भूमि जो है 2.13%। देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछने की एकदम संभावना है, यह जो है बीबीआई कुछ ना कुछ एगो पूछ लेगा। बात करता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 54% भूमि कृषि योग्य है। भूक्षरण, बात करता है भूक्षरण किसे कहा जाता है। कहता है कि मृदा अपने स्थान से विविध क्रियाओं जैसे कि जल, पवन, हिमानी द्वारा स्थानांतरित होना भूक्षरण कहलाता है। भू संक्षरण अब कहता है कि मिट्टी के कटाव, उसके उत्पादकता को बचाना तथा रोकने की क्रिया को भू संक्षरण कहते हैं। बात करता है कि भू संक्षरण के उपाय क्या है। तो कहता है समोच्च जुताई करना पर्वतीय क्षेत्र में, पट्टिका कृषि करना मैदानी क्षेत्र में, वन रोपण करना और फसल चक्र, ये सब इसके उपाय हैं। बात करता है कि अब जल